दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में लेखपाल भर्ती से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराए थे और मैंने आपसे कहा था कि हम जल्द ही शिक्षक भर्ती के लिए कुछ वीडियो लाने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 68,500 शिक्षक भर्ती का जो सुपर टेट का एग्जाम हुआ था उसको सॉल्व कराने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आप मेरी वीडियो से लगातार जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो को आप देख सकें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 68,500 शिक्षक भर्ती का सुपर टेट का एग्जाम जो हुआ था उसका पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, यदि a माइनस बी बराबर 4 तथा ए बी बराबर 21 तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें दिया है a माइनस बी बराबर 4 और हमें दिया है ए बी बराबर 21। हमसे पूछा है ए क्यू माइनस बी क्यू का मान। देखो, यहां पर दो वेरिएबल दिए हैं ए और बी, उनका डिफरेंस दिया है और उनका मल्टीप्लाई दिया है। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सबसे पहले उसमें वैल्यू पुट करके करते हैं। अगर वैल्यू पुट ना करके क्वेश्चन अगर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें फॉर्मूला लगा के देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लाई को अगर हम चेक करें तो 21 के गुणनखंड होंगे तो क्या होंगे, 7 गुणा 3 बराबर 21। इसके अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। भाई 21 में दो प्राइम नंबर छुपे हुए हैं, 7 और 3। अब देखो, यहां पर अगर मैं 7 और 3 रखता हूं ए और बी के मान तो 7 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ भाई कि ए का मान 7 है और बी का मान कितना है, 3। अगर हम ए का मान 7 रखें, बी का मान 3 रखें तो दोनों समीकरण संतुष्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है ए का मान 7 है और बी का मान कितना है, 3। यहां पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 7 का क्यू माइनस के 3 का क्यू, तो 7 का क्यू कितना हो जाएगा, 343 माइनस 3 का क्यू कितना हो जाएगा, 27। क्यू आपको पता होना चाहिए। तो देखो, 343 में से 27 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 316। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 316। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बड़ी है, 1/2 की घात 1/2 या 1/3 की घात 1/3। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में 2 नंबर गिवन दिए हैं, 2 नंबर गिवन है। 1/2 की घात कितनी है, 1/2, और एक नंबर हमें दिया है दूसरा 1/3 की घात 1/3। और हमसे पूछा गया है कि इन दोनों नंबर्स में कौन सा नंबर बड़ा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है जहां पे स्क्वायर रूट दिया हो, क्यू रूट दिया हो, फोर्थ रूट दिया हो, कोई भी रूट दिया हो, तो हमेशा इन क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो रूट दिया होता है उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो भाई 2 का और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। जहां कहीं भी मैथ में फ्रैक्शन दिया हो तो आप एलसीएम लें, उससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। ठीक है, तो 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 6। अब हमें क्या करना है, अब देखो इसकी पावर को अगर मैं 6 बनाऊं तो 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो यहां से हम कह सकते हैं 1/2 का कितना आ जाएगा, क्यू। और अगर हम इसको 6 बनाए तो ये हो जाएगा 1/3। भाई 1/3 है और ये 6, तो 3 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो ये तो आ जाएगा 1/8 और ये कितना आ जाएगा, 1/9। हमेशा जब कभी भिन्नों का कंपैरिजन किया जाता है, अगर भिन्नों का कंपैरिजन किया जाता है और उनका अंश बराबर हो तो जिस भिन्न का हर बड़ा होता है वह होती है सबसे छोटी, और जिस भिन्न का हर छोटा होता है वह होती है सबसे बड़ी। तो इसका मतलब है 1/8 और 1/9 में बड़ी कौन सी होगी, 1/8। भाई 1 में अगर हम बड़ी संख्या से भाग देंगे तो कम बार जाएगा, छोटी संख्या से भाग देंगे तो ज्यादा बार जाएगा। तो इसका मतलब है बड़ी संख्या हो गई 1/8। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2 की घात 1/2, बड़ा नंबर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गुणनखंड कीजिए। हमें एक इक्वेशन दी है, उसके फैक्टर करने हैं। तो हमें जो इक्वेशन दी है वो दी है x² माइनस के 9x प्लस के 18, और हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर तुम्हें फैक्टर करने हैं यहाँ पे, तो देखो 18 के फैक्टर कर लेंगे हम, और 18 के हमें ऐसे फैक्टर लाने हैं
या तो उनको जोड़कर 9 आ जाए या उनको घटाकर 9 आ जाए। तो 18 के फैक्टर हो जाएंगे 6 गुणा 3। कितने हो जाएंगे? 6 गुणा 3। और 6 और 3 दोनों जुड़ के कितने होते हैं? 9। तो हम क्या करेंगे, इस 9 की जगह पर लिख देंगे 6 + 3। तो ये हो जाएगा x² माइनस 9 की जगह पे लिख देंगे 6 + 3 x और प्लस कितना आएगा? 18। आगे अगर इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा x² माइनस के 6x माइनस के 3x प्लस का 18। अगर इसमें से मैं x कॉमन ले लूं तो x - 6 आएगा, -3 कॉमन ले लूं तो x - 6 आएगा। तो इसके जो फैक्टर हो जाएंगे x - 6 और x - 3। तो इस क्वेश्चन के हमसे फैक्टर पूछे गए थे, तो आंसर आ जाएगा x - 6 और x - 3। 68,500 शिक्षक भर्ती में जो रिटन पेपर हुआ था उसमें ऑप्शन नहीं आए थे, उसमें क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना था, इसीलिए इस क्वेश्चनों में ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a बराबर x सच दैट x एक समद्विबाहु त्रिभुज है तथा b बराबर x सच दैट x एक समबाहु त्रिभुज है तो a इंटरसेक्शन b ज्ञात कीजिए। हमें दिया है इस क्वेश्चन में कि a बराबर x सच दैट x एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और हमें दिया है b बराबर x सच दैट x एक समबाहु त्रिभुज है। और हमसे पूछ रहा है a इंटरसेक्शन b बताओ। क्वेश्चन को समझने से पहले आपको इंटरसेक्शन पता होना चाहिए। भाई इंटरसेक्शन कैसे निकलता है? जैसे हमें a की वैल्यू दी है 2,3 और b की वैल्यू दी है मान के चलो 2,5, तो यहां पर a इंटरसेक्शन b हो जाएगा दोनों में कॉमन। तो आंसर कितना आएगा? 2। a इंटरसेक्शन b कितना हो जाएगा? 2। तो यहां पर इंटरसेक्शन का मतलब यह है कि जो दोनों में कॉमन होगा वही इंटरसेक्शन है। अब देखो यहां पर दिया है कि x का मान ऐसा है कि x कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब यह है भाई दो भुजा बराबर हों और उनके आमने सामने के कोण बराबर हों। तो इसका मतलब है ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा भाई, दो भुजा बराबर हो गई और आमने सामने के कोण बराबर हो गए। अच्छा, समबाहु त्रिभुज भी तो समद्विबाहु होता है भाई। समबाहु त्रिभुज अगर मैं बनाऊं तो देखो इसकी तीनों भुजाएं इक्वल होती हैं और तीनों एंगल बराबर होते हैं, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाई समद्विबाहु का मतलब क्या है? कम से समद्विबाहु का मतलब है दो भुजा बराबर हो, तो इसमें भी तो दो भुजा बराबर हैं और सामने के एंगल बराबर हो, वो एंगल भी बराबर हैं। तो इसका मतलब है समद्विबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज भी आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें x एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में तो तीनों भुजाएं इक्वल होनी चाहिए तभी समबाहु होगा। तो इसका मतलब है ये यहाँ पे आ जाएगा, तीनों भुजा इक्वल हो जाएंगी। क्लियर है? यहाँ पर और कोई ट्रायंगल बन सकता है, समबाहु में नहीं बन सकता, क्योंकि समबाहु के लिए तीनों भुजा बराबर होनी चाहिए, तो यही पॉसिबल है। तो इसका मतलब है इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में ये ट्रायंगल कॉमन हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर हम a और b का इंटरसेक्शन निकालेंगे, अगर हम a और b का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो समबाहु त्रिभुज दोनों में कॉमन है, तो आंसर क्या आ जाएगा? b। क्योंकि समबाहु त्रिभुज की वैल्यू किसके बराबर है? b के। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा या तो b आएगा या फिर ये आंसर आएगा। b की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? x सच दैट x एक समबाहु त्रिभुज है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा या तो क्या आएगा? b आएगा या फिर आएगा x सच दैट x एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दोनों में जो कॉमन आएगा वो समबाहु त्रिभुज आएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन दिया है भाई, एक 10 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण को ज्ञात कीजिए। फाइंड ईच ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 10 साइड्स। देखो भाई, रेगुलर पॉलीगन का जो बाह्य एंगल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 360/n। बाह्य कोण जो होता है ना पॉलीगन का, बहुभुज का, रेगुलर पॉलीगन का जो बाह्य कोण होता है उसका फॉर्मूला होता है 360/n। अच्छा, n क्या है? यहाँ पे n है भुजा। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि 10 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के बाह्य कोण की माप ज्ञात करो। तो इसका मतलब है n का मान कितना दिया है? 10 भुजाएं, तो n का मान कितना है? 10। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 360/n का मान कितना है? 10। तो इसका मतलब है इस पॉलीगन का जो बहिष्कोण है वो कितना हो जाएगा? 36 डिग्री।
प्रत्येक बाह्यकोण कितना हो जाएगा 36 डिग्री। तो हमेशा ध्यान रखें रेगुलर पॉलीगन के बाह्यकोण का जो फॉर्मूला होता है वो 360/n होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, हमें एक नंबर दिया है 56, 93, 87 में अंक 9 के स्थानीय मान एवं वास्तविक मान में अंतर कितना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 9 इन द नंबर। तो हमें नंबर दिया है 56, 93, 87। हमें एक नंबर दिया है 56, 93, 87। तो हमें 9 का स्थानीय मान चाहिए, प्लेस वैल्यू चाहिए, 9 का स्थानीय मान चाहिए। तो 9 का स्थान कौन सा है भाई, देखो ये क्या हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, और ये क्या हो जाएगा हजार। तो 9 का जो स्थानीय मान है वो 9 कहाँ पे रखा हुआ है, 1000वें स्थान पे। तो इसका मतलब है 9 का जो स्थानीय मान होगा तो 9 पे कितनी जीरो आ जाएंगी, 1, 2, 3। तो 9 का स्थानीय मान आ जाएगा 9000। और 9 का फेस वैल्यू क्या है भाई, फेस वैल्यू 9 की खुद 9 ही है, जातीय मान बोलते हैं इसको। तो 9 की जो फेस वैल्यू होती है वो प्रत्येक नंबर की जो फेस वैल्यू होती है वो सेम होती है। तो 9 का जातीय मान कितना हो जाएगा 9। और हमसे पूछा है स्थानीय मान और वास्तविक मान में कितना अंतर है। तो स्थानीय मान और वास्तविक मान में कितना अंतर है, तो माइनस कर देंगे। तो 9000 में से 9 घटा दो, आंसर आ जाएगा 8991। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 8991। अगला क्वेश्चन दिया है, एक चतुर्भुज के 3 कोण समान हैं तथा चौथा कोण 75 डिग्री का है, समान कोणों की माप ज्ञात कीजिए। 3 angles of a quadrilateral are equal and the fourth angle measures 75 degree. Find the measure of each of the equal angles. भाई एक चतुर्भुज के 3 कोण समान है, चौथा कोण 75 है। एक कोई भी चतुर्भुज है, इसके 3 कोण समान दिए हैं। तो इसका मतलब है अगर मैं ये x मान लूं, 3 कोण कैसे हैं, समान, तो x मान लिए मैंने 3 कोण। और चौथा कोण कितना दिया है, 75 डिग्री। तो हमसे पूछा है भाई समान कोण की माप बताओ। तो आप सभी जानते होंगे कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। और किसी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो इसका मतलब है इन चारों कोणों का सम कितना होगा, 360। तो x और x कितने x हो गए, 3x, और प्लस कितना है 75। तो चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। तो यहां से 3x बराबर आ जाएगा, 360 में से 75 घटाएंगे, 10 में से 5 गया तो 5, 15 से 7 गया तो 8, और यहाँ पे बचेंगे 2। तो x का मान आ जाएगा 3 सत्ते 21, और 3 नाम 27 और 3 पंजे 15। तो इसका मतलब है प्रत्येक समान कोण कितने डिग्री का होगा, 95 डिग्री का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 95 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, समकोण त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, यदि इसके विकर्ण की माप 10 सेंटीमीटर है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर इफ द हाइपोटेनस इज 10 सेंटीमीटर्स, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखो समकोण त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर दिया है, विकर्ण उसका 10 सेंटीमीटर दिया है। भाई समकोण त्रिभुज है, इसका जो विकर्ण दिया है वो 10 सेंटीमीटर दिया है, और इसका जो परिमाप दिया है वो 24 सेंटीमीटर दिया है। परिमाप दिया है 24 सेंटीमीटर। हमेशा ध्यान रखें, देखो भाई समकोण त्रिभुज की कुछ भुजाएं फिक्स होती हैं, उनको आप याद रखें हमेशा। देखो 3, 4, 5 का एक पेयर होता है, 3, 4, 5 का। अगर इसका डबल कर देंगे तो 6, 8, 10 का एक पेयर हो जाएगा। अगर इसका ट्रिपल कर देंगे 3 गुना तो 3 3 9, 3 चौका 12, और 3 पंजे कितना आ जाएगा, 15। तो देखो इस 10 से हमें पता चल रहा है कि इस समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6, 8, 10 हो सकती हैं। अगर हम इसको चेक करके देखें, मान लें अगर हम इन दो साइड को 6 और 8 मान लें, तो इसका जो पेरीमीटर क्वेश्चन में दिया है वो 24 आना चाहिए। और पेरीमीटर का मतलब होता है त्रिभुज की भुजाओं का योग। तो 10 और 6 16, 16 और 8 कितना हुआ, 24। इसका मतलब है ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो उस समकोण त्रिभुज की भुजाएं 10, 8 और 6 होंगी। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है भाई कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट
1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार कितना है 6 और ऊंचाई कितनी है 8, 2 से काटेंगे 3 बार और 3 अट्ठे आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 100 मीटर तथा एक विकर्ण 160 मीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 100 मीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल्स इज 160 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। देखो भाई, एक समचतुर्भुज की एक भुजा प्रत्येक भुजा 100 मीटर है और डायगोनल 160 मीटर। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कितनी है 100 मीटर, तो इसका मतलब है हर साइड कितनी है भाई 100, और उसका एक डायगोनल दिया है और दूसरा नहीं दिया है विकर्ण। देखो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कैसी होती है, इक्वल होती है, और उसके जो दोनों विकर्ण है वो एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटते हैं 90 डिग्री पर। तो हमें एक विकर्ण की लंबाई दी है, इसमें एक विकर्ण की लंबाई दी है 160 मीटर। देखो हमेशा ध्यान रखें कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान 2 भागों में बांटते हैं। अब तो इसका मतलब है भाई, अगर एक डायगोनल 160 है तो वो कितना हो जाएगा 80-80 हो जाएगा, समद्विभाजित करेगा। अब देखो समकोण त्रिभुज बन गया ये वाला क्या बन गया समकोण त्रिभुज, और समकोण के सामने क्या होता है कर्ण, तो कर्ण कितना दिया है 100 और ये कितना दिया है 80। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 6, 8 और 10 आपको पता होना चाहिए पेयर समकोण त्रिभुज भुजाओं का। अगर मैं यहाँ पे एक 0 बढ़ा दूं तो ये 60 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं 80 और 100 हमें दिए, तो इसका मतलब है तीसरी भुजा ये कितनी हो जाएगी 60। तो ये कितना, ये भी तो विकर्ण है, तो इसका मतलब है ये भी इंटरसेक्ट करेगा। अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60, क्योंकि समान 2 भागों में बांटता है। अच्छा, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो एरिया होता है वो विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है, मतलब एरिया होता है 1/2 डायगोनल फर्स्ट गुणा डायगोनल सेकंड। तो ये आ जाएगा 1/2, पहला विकर्ण कितना है 80 और 80 160, और दूसरा विकर्ण है 60 और 60 120। तो यहाँ पे 2 से इसको काटेंगे 60 बार कटेगा, और 16 छके कितना होता है 96, तो आंसर आ जाएगा 9600 मीटर स्क्वायर। तो इस समचतुर्भुज का जो एरिया होगा वो कितना होगा 9600 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a + b = 7 तथा ab = 12 है तो a² + b² का मान बताइए। a + b = 7, ab = 12, तो a² + b² का मान क्या होगा। मैंने अभी बताया था आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हमेशा इसमें वैल्यू पुट करके करते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई को तोड़ा करें। देखो 12 में अगर हम देखें तो 3 यहाँ पे एक अभाज्य संख्या है, उसको अलग कर लिया करो हमेशा। भाई 12 में 3 अभाज्य संख्या है तो दूसरी क्या हो जाएगी 4, क्योंकि 4 तिया कितना होता है 12 होने को, तो फैक्टर इसके 12 के 2 छके 12 भी हो जाएगा, लेकिन 2 और 6 में अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखें अभाज्य को अलग कर लिया करें। तो 12 में से 3 अभाज्य कर लिया तो दूसरा फैक्टर हो गया इसका 4। अब देखो 4 तिया 12 होता है और 4 और 3 7 होता है कि नहीं होता। तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वेशन a = 4 और b = 3 मानने पर सेटिस्फाई हो रही हैं। भाई a का मान 4, b का मान 3, 4 तिया 12 और 4 और 3 7, तो इसका मतलब है a का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर, b का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो 16 + 9 बराबर आंसर आ जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 की घात x + 1 + 5 की घात 2 - x बराबर है 5 की घात 3 + 1, तो x का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। भाई हमें दिया है 5 की घात x + 1, 5 की घात x + 1 और प्लस 5 की घात 2 - x, और बराबर कितना दिया है हमें 5 की घात 3 और प्लस का मान दिया है 1। तो हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है। देखो सुनो भाई, क्वेश्चन को देखते ही तुम्हें क्वेश्चन को पकड़ना होता है इसमें कि x का मान क्या हो सकता है। भाई ऑप्शन तो आए नहीं थे 68,500 शिक्षक भर्ती में, क्योंकि रिटर्न एग्जाम था। अब देखो यहाँ पे 5 की, देखो यहाँ से x का मान कंपैरिजन करके ही निकल सकता है दोनों साइड में। अगर हम 5 के गुणांक का 5 की पावर का कंपैरिजन करें तो x का मान आ सकता है।
तो अब देखो यहाँ पे जो पहला पद है वो 5 की घात 3 है और यहाँ पर पहला पद है 5 की घात x प्लस 1। तो यहाँ पर x का मान मैं क्या रखूं ताकि ये क्या हो जाए 3 हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे x का मान 2 रख दूं, अगर मैं यहाँ पर x का मान 2 रख दूं तो 2 और 1 कितना हो जाएगा ये 3, तो 5 की घात 3, 5 की घात 3 सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर x का मान मैं 2 रखूं तो 2 में से 2 गया तो 0 और 5 की घात 0 कितना हो जाएगा 1, तो दोनों साइड सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इसका मतलब है x बराबर 2 रखने पर समीकरण सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब है x का मान कितना आएगा 2। देखो भाई x का मान 2 रखो तो 5 की घात 2 प्लस 1 कितनी हो जाएगी 3 प्लस 5 की घात 2 माइनस 2 कितनी हो जाएगी 0। तो बराबर सॉल्व करें तो 5 की घात 3 और किसी संख्या की पावर 0 उसका मान कितना होता है 1। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा x बराबर 2। अगला क्वेश्चन है यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखो 5 जनवरी 1991 को सैटरडे दिया है और 3 मार्च 1992 को बताना है। 5 जनवरी 1991, 5 जनवरी 1991 को दिया है शनिवार और हमसे मार्च 92 में पूछ रहा है। देखो सबसे पहले 91 से 92 में जाएंगे। जब 91 से 92 में जाएंगे तो इसका मतलब है जनवरी तक ही तो पहुंच रहे हैं भाई हम। भाई 5 जनवरी 1991 से अगर 5 जनवरी 1992 में जाएं, 5 जनवरी 1992 में, तो यहाँ पर 92 की जो फरवरी है वो 29 तारीख की होगी, लेकिन फरवरी यहाँ पर नहीं काउंट हो रही है, फरवरी यहाँ पर 91 की काउंट हो रही है। और 91 कैसी वर्ष है साधारण वर्ष। अगर हम किसी साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं तो 1 दिन बढ़ जाता है, कितना 1 दिन। तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे मैं 1 दिन बढ़ा दूंगा तो 5 जनवरी 1992 को क्या हो जाएगा रविवार। अब हमें क्या करना है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 3 मार्च 92। तो देखो 3 मार्च 92 तक पहुंचना है आपको, 3 मार्च 1992। तो देखो 5 जनवरी के बाद जनवरी में कितने दिन शेष हैं 26, क्योंकि जनवरी 31 की होती है, फरवरी 29 की पड़ेगी 92 में और मार्च में कहाँ तक जाना है 3 तक। हमेशा 7 से भाग देते हैं तो 7 या 21 बचे 5, शेष पढ़ लेते हैं 7 चौका 28 बचा 1 और यहाँ पर कितना है 3। तो ये आएगा 5 और 1 6, 6 और 3 9, कितना आएगा 9 और 9 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 2। तो इसका मतलब है 3 मार्च 1992 को जो दिन होगा वो रविवार से 2 दिन आगे होगा। तो रविवार से 2 दिन आगे क्या आएगा मंगलवार, सोमवार के बाद मंगलवार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा मंगलवार। अगर 5 जनवरी 1991 को शनिवार है तो 3 मार्च 1992 को आंसर क्या आएगा मंगलवार। अगला क्वेश्चन है एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश को 17 तथा हर को 1 बढ़ा दिया जाए तो संख्या का मान 3/2 हो जाता है। परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। देखो भाई एक परिमेय संख्या है, उसमें अंश दिया है और बटे में क्या दिया है हर। तो अंश जो दिया है, संख्या का जो अंश दिया है, सॉरी हर, उसके अंश से 8 ज़्यादा है। देखो अंश को अगर मैं x मान लूँ तो हर इसके अंश से 8 ज़्यादा है तो हर हो जाएगा x प्लस 8। कितना हो जाएगा x प्लस 8। आगे कहा है उसने यदि अंश को 17 तथा हर को 1 बढ़ा दिया जाए। अगर अंश को 17 जोड़ दिया जाए, अंश में 17 बढ़ा दिया जाए और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा x प्लस 8 और 1 9। तो उस भिन्न का जो मान होता है वो 3/2 हो जाता है। तो इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू है वो 3/2 हो जाती है। तो हमसे पूछ रहा है इस परिमेय संख्या का मान कितना है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके हम x का मान निकाल लेंगे, ऐसे करके मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x हो जाएगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा, 3x प्लस कितना हो जाएगा 27। यहाँ से 3x में से 2x गया तो x आएगा और 34 से 27 गया तो 7। तो x का मान कितना आएगा 7। हमसे पूछ रहा है वो परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या हमने मानी थी x/x प्लस 8। तो x का मान 7 है, यहाँ पुट कर देंगे तो 7/7 और 8 15। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। उस परिमेय संख्या का जो मान आएगा वो कितना आएगा 7/15। अगला क्वेश्चन है एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए और 33 छात्र विफल हुए तो परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए। क्वेश्चन में दिया है 94% छात्र उत्तीर्ण हुए। तो देखो किसी परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या हमेशा 100% होती है। कितनी होती है 100%।
तो टोटल कितना है 100%। टोटल जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं 100%। अब 100% में से उसने कहा है क्वेश्चन में कि किसी परीक्षा में 94% छात्र पास हुए, तो 100% में से पास कितने हुए 94%। तो इसका मतलब है फेल कितने हुए होंगे 6%। फेल हुए 6%। और क्वेश्चन में दिया है कि 33 छात्र फेल हुए तो कितने शामिल हुए, तो इसका मतलब है 6% की वैल्यू किसके बराबर है 33 की। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 का भाग दे देंगे, 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30। और हमसे पूछ रहा है कितने छात्र शामिल हुए, तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 550। तो उस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है 550। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 पुस्तकों का लागत मूल्य 8 पुस्तकों के बिक्री मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि % ज्ञात करो। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बुक्स फाइंड द गेन और लॉस %। 10 पुस्तकों का कॉस्ट प्राइस 8 पुस्तकों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर। 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रॉफिट या लॉस % बताना है। सीधा सीधा सवाल है। अब देखो यहाँ पे इसको 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा, या नहीं काटें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि 10 आ रहा है यहाँ पे। देखो सुनो भाई, सीपी और एसपी का अगर मैं रेशियो निकालूं, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य अगर मैं निकालूं यहाँ से, या क्रय मूल्य रेशियो विक्रय मूल्य अगर हम निकालें यहाँ से, तो भाई एसपी को इधर लाए हो आप तो 10 को उधर भेज दो, तो 8 अनुपात कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर देखो 8 यूनिट सीपी है और एसपी कितना है 10 यूनिट। 8 यूनिट में खरीद कर 10 यूनिट में बेचा जा रहा है, तो 2 यूनिट का प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट % आ जाएगा। 2 यूनिट का प्रॉफिट कितने पर 8 पर गुणा 100, और 2 से काट देंगे 4 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 25%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 25% प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि 6 पुरुषों की 15 दिन की मजदूरी 2100 रुपये है तो 9 पुरुषों की 12 दिन की मजदूरी ज्ञात करो। देखो ये टाइम एंड वर्क से सवाल दिया है। देखो हमेशा ध्यान रखें, टाइम एंड वर्क में जो काम होता है ना W बराबर वो मैन MDH, जो काम होता है ना हमेशा वो आदमियों की संख्या, उनके द्वारा कार्य करने में लगा समय और उनके द्वारा कार्य करने में लगे घंटे, उसके मल्टीपल के बराबर होता है। और हमेशा काम को बटे में लिखा जाता है और मजदूरी को भी। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे 6 पुरुषों की 15 दिन की मजदूरी 2100 रुपये है। तो देखो यहाँ पर हमें मेन दिए हैं M1, दिन दिए हैं और उनकी मजदूरी दी है बेज W1, बराबर हो जाएगा M2 D2 बटे W2। तो क्वेश्चन में हमें दिया है 6 पुरुष हैं, पहले 15 दिन काम किया है, उनकी जो मजदूरी है वेतन है उनका वो 2100 रुपये है। आगे पूछ रहा है 9 पुरुषों की 12 दिन की मजदूरी, तो 9 पुरुष दिन कितने हैं 12, मजदूरी पूछ रहा है, बेज पूछ रहा है उनकी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा 6 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा, 3 से काटेंगे इसको 5 बार कटेगा और ये 3 बार कटेगा, और 5 से इसको काट दो, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 420। तो बेज सेकंड आ जाएगी 420 गुणा 3 दूनी 6, 6 सुना सुन, 6 दूनी 12 की 2, आंसर 1, 6 24, 6 चौका 24 और 1 2520। इसका मतलब है सेकंड पेयर जो काम कर रहा है उसको 2520 रुपये मजदूरी के रूप में मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 2520। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों की माध्यिका 63 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। भाई कुछ आंकड़े दिए गए हैं वो पहले से ही आरोही क्रम में हैं और उनकी जो माध्यिका दी है वो 63 दी है, तो हमें x का मान बताना है। तो आंकड़े कौन कौन से दिए हैं इसमें, हमें जो डाटा दिया है हमें वो दिया है 29, 32, 48, 50, x+2, 72, 78, 84 और 90। तो ये हमें डाटा दिया है और इसकी जो मीडियन दी है वो 63 दी है, x का मान पूछ रहा है। इस डाटा की जो माध्यिका है मीडियन है वो 63 दी है, तो हमसे पूछ रहा है बताओ x का मान क्या होगा।
आंकड़े देखो माध्यिका निकालते हैं तो आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाते हैं, लेकिन आंकड़े पहले से ही आरोही क्रम में लिखे हुए हैं तो हमें उन्हें आरोही क्रम में लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें यह देखना है कि इसमें टर्म कितने हैं, पद कितने हैं इसमें, एक पद, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो n का मान है वो 10 है और 10 कैसा नंबर है, इवन। तो माध्यिका ज्ञात करने के दो अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। अगर n का मान इवन संख्या है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है, अगर n का मान ऑड संख्या है उसके लिए एक अलग फॉर्मूला होता है। तो इवन के लिए जो मीडियन निकालने का फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, वो होता है n/2वां टर्म प्लस के n/2 प्लस 1वां टर्म और बटे में कितना आता है 2। तो n/2 का मतलब है 10/2, n/2 का मतलब 10/2, 10/2 का मतलब हो जाएगा 5वां टर्म, 5th टर्म। और यहाँ पर n/2 प्लस 1, तो n/2 का मतलब 10/2, 10/2 का मतलब 5 और 5 और 1 6 टर्म और बटे कितना आएगा 2। तो 5वां टर्म कितना है, 5वां टर्म है x, 6वां टर्म कितना है x + 2 और बटे 2। तो इसका मतलब है ये जो डाटा दिया है उसकी जो मीडियन होगी वो होगी x + 2/2 और इस क्वेश्चन में जो मीडियन है उसकी वैल्यू कितनी दी है 63। क्लियर। तो यहाँ से x और x कितना हो जाएगा 2x प्लस के 2 बराबर 63 दूनी 126। तो 2x बराबर 126 से 2 गया तो 124, 2 से इसको काट देंगे तो x का मान आ जाएगा 62। तो इसमें x का ही मान हमसे पूछ रहा है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 62। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 6:7 हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। a अनुपात b बराबर दिया है 3:4 और b अनुपात c दिया है यहाँ पे हमें 6:7 और हमसे पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c का मान बताओ। बहुत ही जी क्वेश्चन है, बस रेशियो को समान करना है b के मान को। देखो यहाँ पे b दोनों में कॉमन है तो b का मान यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, समान करना है इसको। तो 4 और 6 को देखो या तो ऐसे करके गुणा कर दो उल्टी एन से ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 6 = 18, 6 × 4 = 24 और 7 × 4 कितना हो जाएगा 28। 2 से इसको काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 9:12:14। डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर सीधे सीधे ऐसे कर लें, 3:4 दिया है और ये दिया है 6:7। तो b का मान समान करेंगे, समान करने के लिए 4 और 6 का लासा लेंगे, 12 आएगा। तो इस वाले ग्रुप को 12 करना है, इसको 12 करना है। 4 में 12 करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में 12 करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 2 × 6 = 12 और 2 × 7 कितना आएगा 14। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 9:12:14। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि साधारण ब्याज पर रखा कोई धन 25 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज की दर पर कोई धन 25 वर्षों में दुगना हो गया, टाइम कितना दिया 25 साल, मूलधन कितना था 1, अमाउंट कितना हुआ 2। भाई कोई धन अगर डबल हो गया, भाई 1 रुपया उधार दिया और 2 रुपये हो गया तो इसका मतलब है ब्याज कितना मिला, ब्याज इंटरेस्ट कितना मिला 1 रुपया। 1 रुपया उधार दिया, 1 रुपया ब्याज मिला, तो इसका मतलब है प्रिंसिपल अगर 100% है तो ब्याज भी कितना है 100%। इसका मतलब है रेट जो परसेंट है वो कितना मिला 100%। लेकिन कितने सालों में 25 सालों में। अगर 25 सालों में ब्याज 100% है तो 1 साल में ब्याज कितना हो जाएगा, 25 साल में 100% तो 1 साल में ब्याज मिलेगा 4%। तो ब्याज की जो दर होगी वो 4% होगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। कोई सर्किल है, इसमें एक जीवा दी है, उसकी लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर। देखो सेंटर ये वृत्त का केंद्र हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, क्वेश्चन में दिया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए ये वृत्त का सेंटर है और इस सेंटर से ये जीवा की दूरी, ये वाली दूरी पूछ रहा है। ठीक है भाई। अच्छा, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या होती है, तो ये वाली रेडियस हो जाएगी ये, और ये भी क्या हो जाएगी रेडियस।
और वृत्त के केंद्र से जीवा पर अगर हम लंब डालते हैं तो वो उसको समाद्विभाजित करता है। तो इसका मतलब है ये दो समान भागों में बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर 8 आएगा। तो इस सर्किल की जो रेडियस दी है वो कितनी दी है, वृत्त की जो रेडियस दी है वो 10 सेंटीमीटर दी है। तो ये रेडियस कितनी है 10। कुछ नहीं करना, मैंने अभी आपको देखो वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला तो ये एंगल कितना होगा 90, और 90 के सामने क्या होता है कर्ण, हाइपोटेनस। मैंने अभी पेयर बताया था, अगर समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं 6 और 8 हैं तो तीसरी क्या होती है 10। तो तीसरी 10 है और दूसरी 8 है, तो ये क्या हो जाएगी 6। तो केंद्र से जीवा की दूरी कितनी हो जाएगी 6 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी दिया है। सेंटीमीटर दिया है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 6 सेंटीमीटर आएगा। हमेशा ध्यान रखें समकोण त्रिभुज की भुजाओं का ये पेयर होता है 6, 8, 10। अगर दो भुजाएं 8 और 10 हैं तो तीसरी क्या होगी 6। तो ये भुजा क्या हो जाएगी 6। लास्ट क्वेश्चन बचा है, एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक एक समान चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तथा एक समान चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस लौट आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति कितनी है। एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक गया, स्थान ए से स्थान बी तक गया, ए से बी तक गया कितने की स्पीड से, ए से बी तक गया 4 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से, और बी से ए तक आया है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। पूरी यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो अगर किसी व्यक्ति की आने की स्पीड और जाने की स्पीड दी है तो इसकी जो एवरेज स्पीड है उसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड बराबर 2x बाई बटे x प्लस बाई। तो यहाँ पर पहली स्पीड x है ये वाली, और दूसरी स्पीड क्या है बाई। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स का मान कितना है 4, बाई का मान कितना है 2, और x प्लस बाई 4 और 2 6, 2 से काटेंगे 3 बार, तो ये आ जाएगा 8/3। तो उस व्यक्ति की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है 8/3 किलोमीटर पर घंटा। दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। देखो गया कितने की स्पीड से 4 की से, आया कितने की स्पीड से 2 की से। दोनों का लासा ले लो, 4 और 2 का लासा कितना आएगा 4। तो हमने मान ली एक साइड की डिस्टेंस कितनी है 4, तो 4 किलोमीटर ही गया है वो 4 ही आया है, तो दूसरी डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी 4 किलोमीटर। तो टोटल कितनी हो जाएगी 8 किलोमीटर। 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार जाएगा, 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार जाएगा। ये समय हो गया भाई। दूरी में अगर स्पीड से भाग देंगे तो समय ही तो आएगा। तो समय कितना हो गया 1 और 2 3, तो 3 घंटे लगाए 8 किलोमीटर जाने में, तो स्पीड कितनी हो जाएगी दूरी बटे समय, तो 8 बटे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 8/3 किलोमीटर प्रति घंटा। हेलो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।